और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र इस तरह रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बिहार की जमुई में तालाब किनारे एक पैडल बोट पलटने से अफरा तफरी मच गई। एक साथ कई लोगों के बोट में चढ़ने की वजह से ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसा तालाब के किनारे पर ही हुआ, जिसमें सभी लोग सुरक्षित बच गए। हरियाणा के अंबाला में शहीद भगत सिंह यूनियन से जुड़े किसान आवारा पशुओं को लेकर अनाज मंडी पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने यहां आवारा पशुओं की वजह से हो रहे हादसों और फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की और समस्या का हल नहीं होने पर आवारा पशुओं को डीसी ऑफिस में छोड़ जाने की भी चेतावनी दी। हमारी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं और उसका हल निपटारा नहीं करना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में मतुआ समाज के लोगों ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विशाल रैली निकाली। मतुआ समाज के लोग अपने धर्मगुरु गुरुचंद्र ठाकुर को लेकर ममता बनर्जी की एक टिप्पणी से नाराज हैं और उनसे ठाकुर नगर जाकर माफी की मांग कर रहे हैं। असम के गुवाहाटी में एक जंगली हाथी के नरेंगी मिलिट्री स्टेशन में घुस जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान हाथी ने मिलिट्री स्टेशन में चल रहे एक्स सर्विसमैन जॉब सेमिनार में जमकर तोड़फोड़ की। सेना के जवानों ने गुस्साए हाथी को भगाने के लिए मशाल का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर इलाके में एक तेंदुए के दिखने से लोग दहशत में आ गए। ये तेंदुआ सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी पोस्ट ऑफिस के पास देखा गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर प्यार, गिफ्ट और उससे जुड़े धोखे से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है, धीरे धीरे इस दोस्ती पर भरोसा होता है, फिर ऑनलाइन गिफ्ट भेजा जाता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन अगर इस गिफ्ट के चक्कर में आपका खाता खाली हो जाए तो कुछ ऐसा ही हुआ मुंबई की एक महिला के साथ। वैलेंटाइन डे के लिए जो गिफ्ट भेजा गया उसके चक्कर में महिला के लाखों रुपए हवा हो गए। ये धोखा आपके साथ ना हो, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। मौका वैलेंटाइंस डे का हो या किसी पर्व, त्योहार या जन्मदिन का, गिफ्ट मिलते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। दोस्त या रिश्तेदार अगर दूर हो तो ऑनलाइन गिफ्ट का ऑप्शन भी अब मौजूद है और लोगों को ये तरीका पसंद भी आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरह ऑनलाइन गिफ्ट के मामले में अगर सावधानी नहीं बरती तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि लाखों का चूना लग सकता है। मुंबई में एक महिला ने दरअसल ऑनलाइन गिफ्ट के चक्कर में करीब 3.5 लाख रुपए कमा दिए। इसीलिए जरूरी है कि ऑनलाइन गिफ्ट के झांसे पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि गिफ्ट के झांसे में ऑनलाइन लूट कैसे हुई। महिला की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आदमी से हुई जिसने महिला को वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट भेजने की बात कही। उस आदमी ने ये भी कहा कि पार्सल मिलने के बाद उसे कुछ रुपए देने होंगे। दोस्ती और गिफ्ट के झांसे को महिला समझ नहीं पाई। उसने हामी भर दी और इसके बाद साजिश में फंसती चली गई। हुआ ये कि महिला को कोरियर कंपनी का मैसेज मिला कि पार्सल लिमिट से ज्यादा भारी है, लिहाजा उसे पार्सल लेने के लिए 72,000 रुपए देने होंगे। महिला ने ये रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद कोरियर कंपनी ने दोबारा संपर्क किया और कहा गया कि पार्सल में यूरोपियन करेंसी के नोट मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बचने के लिए महिला से 2,65,000 रुपए की डिमांड की गई। डरे होने की वजह से महिला ने रकम दे दी। इस तरह महिला से 3,68,000 रुपए का धोखा किया गया। लेकिन ये फ्रॉड यही खत्म नहीं हुआ।
तीसरी बार भी फोन आया और पार्सल लेने के लिए करीब 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। यहाँ से महिला को शक हो गया, लेकिन जब उसने पैसे नहीं दिए तो आरोपी ने उनको धमकी देनी शुरू की कि वो महिला के फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देगा। इसके बाद महिला को यकीन हो गया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया जाता है। दोस्ती और फिर गिफ्ट के चक्कर में लोग धोखा खा जाते हैं और लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। गिफ्ट का झांसा देकर ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं। इसीलिए सावधान रहें, गिफ्ट के लालच में ऑनलाइन ठगों को पैसे न दें और दूसरों को भी हॉर्न बजाकर सावधान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गिफ्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी कैसे होती है और इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसे समझने के लिए हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके गिफ्ट भेजने के नाम पर या कस्टम इश्यूज को लेकर बहुत सारे अलग अलग कारणों से लोग ठगते रहे हैं और साइबर क्रिमिनल्स का एक बहुत फेवरेट हथियार रहा है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर जिनसे भी दोस्ती करते हैं, फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो उसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं और उसके बाद जिस तरह के अट्रैक्टिव बातें और प्रोफाइल उस व्यक्ति का होता है वर्चुअल वर्ल्ड में, उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसकी हर बात पर भरोसा करने लगते हैं। वो भरोसा इस हद तक चला जाता है कि इंटीमेट रिलेशनशिप में बदल जाता है। कई बार वीडियो कॉल्स के थ्रू वीडियोस भी बन जाते हैं, कई बार कुछ प्राइवेट पिक्चर्स शेयर हो जाती हैं और कई बार गिफ्ट भेजने का, जैसा कि मोडस ऑपरेंडी अभी नजर में आया है कि भेज कर कि आप कोई गिफ्ट भेजा है और उसको क्लियर करा लीजिए, फिर आपको कुरियर डिपार्टमेंट से फोन आता है जो कि फर्जी फोन होता है और आपको बोला जाता है कि कुछ पेनल्टी है क्योंकि इसमें कैश है या ज्वेलरी है, इसलिए जमा कराइए तब आपको ये कुरियर दिया जाएगा। और फिर आप पैसा जमा कर देते हो, 3-4 लाख 5 लाख रुपए तक जमा करा लिए जाते हैं और उसके बाद वो गिफ्ट तो कभी आना नहीं होता पर पैसे आपसे लगातार मांगे जाते हैं। तो कभी भी फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है अननोन व्यक्ति से, तो उसका वेरिफिकेशन जरूर करें उसका, क्योंकि अधिकतर प्रोफाइल ऐसे होंगे जो फेक होंगे और आपको अप्रोच कर रहे होंगे, वो हाल ही में क्रिएट किए गए होंगे, वो पुराने नहीं होंगे। तो यदि एक वेबसाइट है socialblade.com, वहां पर जाएं और उस प्रोफाइल आईडी को डालें तो वो बता देता है कि प्रोफाइल कब क्रिएट किया गया और इसके दोस्त कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यदि विदेशों में हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, किस एज ग्रुप के हैं। इस एनालिसिस से आपको समझ में आ जाता है कि ये फेक प्रोफाइल है या ट्रू है। तो कुछ चेक जरूर कीजिए और सचेत रहिए। कभी भी अननोन लोगों की रिक्वेस्ट इस तरह से एक्सेप्ट मत कीजिए और चिकनी चुपनी बातों में आकर अपना नुकसान मत करें। और बेंगलुरु के आसमान में दूसरे दिन भी गरजे लड़ाकू विमान। देश की कुछ और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2023 में दूसरे दिन भी आसमान में लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। हवा में विमानों के एक से बढ़कर एक करतब देख दर्शक रोमांच से भर उठे। 5 दिन तक चलने वाले इस शो में दुनिया के 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 800 से ज्यादा रक्षा कंपनियां शामिल हुई हैं, जिनमें से 100 विदेशी और 700 भारतीय हैं। इस एरो इंडिया शो में अमेरिका से बाहर पहली बार उसके 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाया बड़ा दिल। चंबा जिले के दौरे से वापस उन्हें हेलीकॉप्टर से शिमला जाना था, लेकिन बर्फबारी से बंद रास्ते में उन्होंने एम्बुलेंस में एक मरीज को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उस मरीज के लिए दे दिया। जिसके बाद रोहित नाम के इस मरीज को कांगड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उधर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सड़क के रास्ते शिमला तक का अपना सफर तय किया। पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। पुलवामा समेत देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। टैक्स चोरी के आरोप में बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। दोपहर का करीब 12 बजे दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आयकर विभाग की टीम ने दबिश डाली थी और सर्वे का काम शुरू किया था।
तब से दोनों जगहों पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। दरअसल बीबीसी पर मुनाफे की राशि को डाइवर्ट करने के आरोप हैं। इसी को लेकर इनकम टैक्स विभाग बीबीसी के दस्तावेज खंगाल रही है। राजस्थान के जयपुर में एक महिला पंडित ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ एक जोड़े को शादी के बंधन में बांधा। मेडिटेशन गुरु डॉक्टर निर्मला सेवानी महिला पुजारी की भूमिका निभाते हुए अब तक 42 शादियां करवा चुकी हैं। 10 फरवरी को उन्होंने जयपुर के एक निजी होटल में वर वधू को 7 फेरे दिलवाकर उन्हें सदा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हिंडनबर्ग एयरपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास ना तो कुछ छिपाने के लिए है और डरने की कोई वजह ही नहीं है। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आ रहा है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल करके मारा है। सियासी महाभारत में लड़ाई सत्य से ज्यादा अपना वाला सच मनवाने की होती है। हिंडनबर्ग ने अदानी मामले में सबको मौका दिया है अपना अपना सच ढूंढने का, इसीलिए सियासत गर्म है। अदानी जी की विपक्ष को लगता है कि अदानी मुद्दे पर धारदार हमलों के जरिए वो अपना वाला सच जनता के जहन में बिठा पाएंगे। कंपनी हिंदुस्तान में भेज रही है, ये किसका पैसा है? पर सरकार कह रही है कि इस मामले में उनके पास तो छुपाने को कुछ है नहीं। फिर विपक्ष किस सच की बात कर रहा है? कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत। कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए। वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर दी। यूं तो अदानी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, पर फिर भी अमित शाह चुनौती दे रहे हैं कि विपक्ष चाहे तो 2-4 और मुद्दे ढूंढकर कोर्ट में आ जाए। पर सियासी समझ रखने वाले विरोधी इस मुद्दे पर जांच का नियंत्रण अपने हाथ में चाहते हैं, इसीलिए उन्हें जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए। अगर कोई छिपाने की बात नहीं है, जैसा कि दावा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, तो जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं? हमें उठाने ही नहीं दे रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि जब भी हम जेपीसी की मांग करते हैं तो हमारे हम जो बोलते हैं, राहुल जी ने कुछ कहा है, खड़गे जी ने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा है, सबको एक्सपंज करा जाता है। 1992 में जेपीसी हुआ था हर्षद मेहता कांड को लेकर। 2001 में केतन पारेख के मामले में जेपीसी का गठन हुआ था। और देखिए जेपीसी का माने क्या है? जिस पार्टी को बहुमत है उनके ही ज्यादा एमपी जेपीसी में रहेंगे, अध्यक्ष भी बीजेपी का ही रहेगा जेपीसी में। तो जेपीसी से भाग क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आता। जवाब किसी चीज का भी आ सकता है, लेकिन हर चीज कोर्ट में क्यों जाए? कोई भी अगर राजनीतिक सतह पर अगर कोई प्रश्न उठते हैं तो वो कोर्ट में चले जाएं, तो कोर्ट फिर चुनाव भी तय कर दे, कोर्ट ये भी तय कर दे कौन अच्छा कैंडिडेट है कौन बुरा कैंडिडेट है। ये तो नहीं हो सकता ना। कोर्ट का काम सिर्फ कानून की सुरक्षा करना है और कानून क्या है इस बात को स्पष्ट करना है। ये कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम ये नहीं है कि कोई भी प्रश्न उठे तो कोर्ट पार्लियामेंट का काम भी करे, कोर्ट विपक्ष का काम भी करे, कोर्ट सरकार का काम भी करे। अदानी जी की अदानी मामले में कुछ और साइड इफेक्ट बीते दिनों संसद में दिखे। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों के कई हिस्सों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। इस पर भी कांग्रेस नाराज है, सत्य दबाने का आरोप लगा रही है। अदानी जी, और ये हमें चुप कराने की एक प्रयास है, एक धमकी दी जा रही है हमें कि ये मत बोलिए, ये बोलिए। ये क्या मौनी बाबा शब्द देखिए, मौनी बाबा शब्द जो खड़गे जी ने इस्तेमाल किया। नरसिम्हा जी के बारे में वाजपेयी जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी के बारे में वाजपेयी जी ने कहा था, चंद्रशेखर जी ने भी ये शब्द का इस्तेमाल किया नरसिम्हा जी के बारे में। तो ये मौनी बाबा कब से अनपार्लियामेंट्री शब्द बन गया है?
कोई इंसल्टिंग वर्ड तो नहीं है, ये अपमानजनक बात तो नहीं है। मौनी बाबा यानी कि कोई चुप्पी नहीं तोड़ता, और प्रधानमंत्री अडानी के मामले में मौनी बाबा हैं। पहली बार एक्सपंज नहीं हो रहे हैं जी। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स एक्सपंज शब्दों और वाक्यों से भरा पड़ा है। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से बहस का स्थान है, और जब रूल्स के हिसाब से बहस करनी है तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में करनी है। शब्द तो शहरों के नाम से भी निकाले और जोड़े जा रहे हैं। विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा ये भी है, आरोप लगाते आ रहे हैं कि सरकार मुगलों के योगदान को मिटाना चाहती है। आज गृह मंत्री ने इसका भी जवाब दिया, कहा कि वो मुगलों के योगदान को कमतर नहीं कर रहे, बस पुरानी पहचान मिटने से बचा रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन कोई नहीं हटाना चाहिए, ना हम भी हटाना चाहते हैं, परंतु इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें किसी की आपत्ति नहीं। एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। इसको हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं, और हर सरकार का विधायी अधिकार है। असल में देश के 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं। उत्तर पूर्व के राज्य में तो 2 दिन बाद ही वोटिंग है, इसीलिए सियासी माहौल बेहद गर्म है और आने वाले दिनों में सियासी मैदान में अपने अपने सत्य के लिए ऐसी लड़ाइयां अभी और दिख सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है, और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 600 अंकों की तेजी के साथ 61,032 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 158 अंकों की तेजी देखने को मिली। निफ्टी 17,929 के स्तर पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को सोने के भाव में 55 रुपए की कमी दर्ज की गई। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 56,920 रुपए रही। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 455 रुपए लुढ़क कर 66,545 रुपए हो गया। मंगलवार को एयर इंडिया ने एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील साइन की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एयर इंडिया एयरबस पार्टनरशिप के लॉन्च में शामिल हुए। इस मौके पर रतन टाटा भी मौजूद थे। इन 250 विमानों में 40 बड़े आकार के विमान शामिल होंगे। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में संकेत दिया है कि वो उधार लिए गए शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। नियामक ने कहा कि वो एक छोटी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों के साथ साथ उसके शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव की जांच कर रहा है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बिहार के गया में एक गांव है जो आजकल चर्चा में है, क्योंकि वहां के 1-2 नहीं बल्कि करीब 100 बच्चों ने जेईई में अपना परचम लहराया है। देखिए। ये जुनून, ये जज्बा ही इस गांव की पहचान है। गया का पटवा टोली गांव टॉपर्स का गांव है, इंजीनियर्स का गांव है। यहाँ के बच्चों ने इस साल भी जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षा में पटवा टोली का नाम रोशन किया है। इस साल इस गांव के 45 बच्चों ने जेईई मेंस की परीक्षा पास की है, जबकि 38 ने एडवांस में बाजी मारी है। नोट्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था। टीचर जो पढ़ाते थे हम लोग को, उस नोट से ही बहुत सारा क्वेश्चन मिला था हम लोग को, और उसी को बार बार रिपीट करते थे। दरअसल पटवा टोली गांव में बच्चों के बीच एक अनूठी रवायत चली आ रही है। यहाँ सीनियर्स जूनियर्स को पढ़ाते हैं, टिप्स देते हैं। बच्चों को ग्रुप स्टडी की आदत है। यही परंपरा इस गांव के युवाओं की कामयाबी का आधार है। यहाँ का सिस्टम देखिए कुछ इस तरह है, जैसे जो सीनियर है वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं, और उसके बाद क्या होगा, जो वहाँ पर पढ़ चुके होंगे वो अपने जूनियर्स को पढ़ाते हैं, और ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। और जो जैसे मान लीजिए कुछ सीनियर्स को नहीं आता है जो चीज़, वो सीनियर्स से जाकर कंसल्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर अच्छे से बता देते हैं। 45 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे यहाँ ब्रिक्स विद द चेन से, जिसमें 38 बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं एडवांस के लिए, और इसमें से 20 बच्चे का 90 परसेंटाइल से ऊपर आया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट है।
और हम लोग निःशुल्क सेवा यहाँ पे दे रहे हैं IIT JEE के लिए, नीट के लिए, तो इस बार अच्छा रिजल्ट रहा। जाहिर है ये गांव पूरे देश के लिए मिसाल है। कामयाबी के लिए संसाधन की नहीं, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। पटवा टोली को ही देखिए, यहाँ किताबें बच्चों की हमजोली हैं और सीनियर्स उन्हें कामयाबी की राह दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस की शुरुआत हो गई है और ये सौगात मुंबई वालों को मिली है। जी हां, ये हाईटेक बस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, इको फ्रेंडली है और इसका सफर जेब पर भारी भी नहीं पड़ने वाला है। धार्मिक रस्मों के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद मुंबईकरों को मिल गई देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशन डबल डेकर बस की सौगात। बेस्ट की ये बसें जल्द ही मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली हैं। इस तरह की AC डबल डेकर बसों को अब तक आपने लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की सड़कों पर दौड़ते देखा होगा, लेकिन अब ये बसें बेस्ट के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। अगले 1-2 दिन में ये मुंबई की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। यात्रियों के लिए इस बस में तमाम सुविधाएं दी गई हैं। क्लीन एनर्जी वाली इस बस में सीट बेल्ट की सुविधा है। ये बसें CCTV कैमरे से लैस हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगे हैं। यात्रियों के मनोरंजन के लिए इसमें स्पीकर लगे हुए हैं। इसमें एक साथ 65 लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। एक बार में 90 से 95 लोग इसमें सफर कर सकते हैं। इसका न्यूनतम किराया 5 किलोमीटर के लिए 6 रुपया है। बेस्ट ने स्विच कंपनी को ऐसे 200 बसों का टेंडर दिया है। फरवरी महीने में ऐसी 5 बसें मुंबई की अलग अलग रूटों पर दौड़ती नजर आएंगी। मार्च महीने के अंत तक 20 डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसें मुंबई की सड़कों पर उतर जाएंगी। ये बसें भारत सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मुंबई की सड़कों पर उतारी जा रही हैं। ये बसें पूरी तरह प्रदूषण रहित हैं। एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये 120 से 140 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकती है। इसको चार्ज करने के लिए 80 से 90 मिनट का समय लगेगा। ये बसें पूरी तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें 2 एंट्रेंस की व्यवस्था है। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए 2 स्टेयरकेस हैं। यात्री इसमें डिजिटल मोड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के साथ ही ऐसी बसें प्रदूषण को कम करने में भी काफी कारगर साबित होगी। बेस्ट की बसों में रोजाना करीब 35 लाख लोग सफर करते हैं। बेस्ट का टारगेट है कि साल 2026 तक उसके बेड़े में सारी बसें पॉल्यूशन फ्री हो जाएं। यही वजह है कि बेस्ट ने 2026 तक 10,000 डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साफ है कि मुंबईकरों को धीरे धीरे खटारा बसों से मुक्ति मिलने वाली है और वो भविष्य में सुख सुविधाओं के साथ पुरसुकून यात्रा कर पाएंगे। मुंबई से देव कोटक, गुड न्यूज टुडे। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के 182 घंटे बाद एक लड़के के जिंदा निकाले जाने की तस्वीर सामने आई है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां पर दुनिया की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। हताय प्रांत से एक बार फिर एक अच्छी खबर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में 182 घंटे से दबे 13 साल के बच्चे को जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे जवानों के लिए ये पल अनमोल था। बच्चे को सही सलामत निकालने के बाद बचाव कर्मियों की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुर्की में मैक्सिको के बचाव दल में शामिल तेज तर्रार डॉग को श्रद्धांजलि दी गई, जिसका नाम टोटियो था। टोटियो ने विनाशकारी भूकंप के मलबे में फंसे 2 जिंदा लोगों का पता लगाया था। अपनी ड्यूटी निभाते हुए टोटियो की मौत हो गई। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान रेड क्रॉस, सेना और नौसेना की टीमों ने सेवा के लिए टोटियो का धन्यवाद भी किया। कार्यक्रम का समापन उन सभी रेस्क्यू डॉग्स के रोल कॉल के साथ हुआ जो मिशन का हिस्सा हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाला है और अब भी जंग के बादल छटे नहीं हैं। जर्मनी से मिले लेपर्ड 2 टैंक के साथ यूक्रेन की सेना ट्रेनिंग ले रही है ताकि रूस के आक्रमण का मुकाबला कर सके। लेपर्ड 2 टैंक के साथ ट्रेनिंग पोलैंड की धरती पर हो रही है। पोलैंड के मिलिट्री बेस पर लेपर्ड 2 युद्ध टैंक चलाने के प्रशिक्षण का जायजा लेने के लिए खुद पोलैंड के राष्ट्रपति पहुंचे थे। हाल ही में जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ये ट्रेनिंग शुरू की गई है।
न्यूजीलैंड में आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल की वजह से देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। ये न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है जब किसी तूफान के चलते आपातकाल लगाया गया है। गैब्रियल तूफान की वजह से न्यूजीलैंड को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। 46,000 घरों में बिजली गुल है। सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं। पिछले 24 घंटे में ऑकलैंड में 4 इंच बारिश हो चुकी है। यहाँ समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अल्बानिया में सरकार से इस्तीफे की मांग की आवाज तेज होती जा रही है। भ्रष्टाचार और गरीबी को मुद्दा बनाकर विपक्ष ईदी रामा से इस्तीफे की मांग कर रहा है। एक दिन पहले ही विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संसद का घेराव किया, जहां उनकी पुलिस से भिड़ंत और धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। और न्यूज पथ पर आगे, पब्लिक होर्डिंग पर घूमने के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अंतरिक्ष के नजारों को देखना पसंद करते हैं, जिन्हें रात को आसमान में तारे देखना पसंद है। दरअसल देश में सैलानियों के लिए पहली स्टार गेजिंग साइट तैयार हो गई है। आपको बता दें कि लद्दाख में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व तैयार किया गया है, जो गर्मियों में सैलानियों के लिए खोला जाएगा। लद्दाख में लेह जिले के हनले गांव में तैयार देश की पहली डार्क स्काई सेंचुरी में रात के अंधेरे में चांद सितारों का करीब से दीदार किया जा सकेगा। इस साइट पर 18 पावरफुल टेलीस्कोप लगाए गए हैं, जिन्हें ऑपरेट करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग का काम भी पूरा हो गया है। करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर चंगथंग क्षेत्र में यह साइट एस्ट्रो टूरिज्म यानी कि खगोल पर्यटन का बड़ा केंद्र बन जाएगी। इस जगह से वैज्ञानिकों के साथ साथ सैलानी भी तारों की दुनिया और चलती आकाशगंगा को देख सकेंगे। दुनिया भर में इस तरह के कुल 36 स्टार गेजिंग साइट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर यूरोप में हैं। हनले और आसपास के इलाकों में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे खोले जाएंगे। इलाके में बसे गांव के लोग भी अपने घरों में होम स्टे सेवाएं देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस साइट के जरिए पर्यटकों को लद्दाख के ग्रामीण इलाकों को समझने और खगोल पर्यटन का रोमांच देखने का मौका मिलेगा। डार्क स्काई रिजर्व में रात के समय बल्ब, ट्यूबलाइट के इस्तेमाल को कम किया जाएगा, क्योंकि खगोल पर्यटन के लिए रात की रोशनी प्रदूषण कहलाती है। हनले और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को रात की रोशनी पर्दे में रखने के उपाय बताए गए हैं। इलाके में बने घरों में रोशनी बाहर ना आए, इसके लिए मोटे पर्दे लगाए जाएंगे। रात के समय इलाके में वाहनों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होगा, खगोलीय नजारा उतना ही अच्छा दिखेगा। देखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत शय है प्यार, जो इंसान को, उसके घर परिवार को बांधे रखती है। वैलेंटाइन डे के मौके पर आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं, जिनमें प्यार का असली फलसफा छिपा हुआ है। देखिए, एक ऐसे शख्स की दास्तां जो पत्नी के दुनिया छोड़ने के बाद भी उससे प्यार का इजहार करता है। जब मामला इश्क, प्यार, मोहब्बत का हो तो इजहार जरूरी हो जाता है। कोई फूल देकर, तो कोई उपहार देकर, तो कोई खत लिखकर हाल दिल बयां करता है। लेकिन जब ये रिश्ता रूहानी हो तो इजहार कुछ ऐसा होता है। ब्रिटेन में किसान विंस्टन होब्स ने अपनी मरहूम पत्नी की याद में अपने खेत को ही हाल दिल बयां करने का जरिया बना दिया। विंस्टन की पत्नी जेनेट का अरसा पहले देहांत हो गया था, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि विंस्टन के दिल में जेनेट का प्यार अब भी आबाद है, फल फूल रहा है, बिल्कुल उसके इन खेतों की तरह। विंस्टन होब्स ने हजारों की तादाद में ओक ट्रीज लगाए हैं, लेकिन दिल की शेप का एक खेत उस ओर इशारा करता है जिस जगह विंस्टन की पत्नी का बचपन बीता था। अब इजहार मोहब्बत से जुड़े एक और ठिकाने का रुख करते हैं। क्रोएशिया का ये टापू लव आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ ना तो कोई होटल्स हैं, न विलाज हैं, न रेस्टोरेंट हैं। इसके बावजूद ये प्रेमी जोड़ों का पसंदीदा स्पॉट है। अब तक यहाँ प्यार के बेशुमार अफसाने हकीकत बन चुके हैं। हर साल यहाँ लाखों फोटो खींचते हैं। ये आइलैंड कपल्स के बीच काफी मशहूर है।
गुड न्यूज ये है कि लव आइलैंड का एक हिस्सा बिकाऊ है, तो अगर आप भी अपने वैलेंटाइन को गिफ्ट देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये हार्ट शेप आइलैंड भी एक विकल्प है। इस आइलैंड का कुल एरिया 1,42,000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें से 40,000 स्क्वायर मीटर का हिस्सा बिकाऊ है। इसकी कीमत है 13 मिलियन यूरो। जाहिर है प्रेमी जोड़ों के लिए वसंत के मौसम में हर ओर प्यार के रंग बिखरे हैं और हर रंग खुद में प्यार की अनूठी दास्तां समेटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में आगे सोशल अड्डा पर चलते हैं, जहां आज का मुद्दा लोगों के लाइफ पार्टनर की तलाश से जुड़ा हुआ है। डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन डेटिंग एप्स का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। ये बात एक रिपोर्ट में सामने आई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक टिंडर, बम्बल और ट्रूली, मैडली जैसे डेटिंग एप्स के यूजर्स तेजी से बढ़े हैं। खास बात यह है कि इन एप्स का इस्तेमाल अब केवल मेट्रो शहरों में ही नहीं, बल्कि अहमदाबाद, आगरा, सूरत, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ और पटना जैसे शहरों में भी बढ़ा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लड़कियां इन डेटिंग एप्स पर ज्यादा वोकल हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार 72% लोगों का मानना है कि वो बिना मिले ऑनलाइन प्यार में विश्वास रखते हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आज के युवा नए कनेक्शन बनाने के लिए मिलना भी पसंद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में डेटिंग और फ्रेंडशिप एप्स में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। विशेष तौर पर पिछले साल 2022 में ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करना पसंद किया। टिंडर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 में से 9 भारतीय युवा ऑनलाइन डेटिंग ऐप का इस्तेमाल दोस्त या फिर पार्टनर की तलाश के लिए करते हैं। सोशल अड्डा में इस रिपोर्ट पर हमने चंडीगढ़ के युवाओं से बात की। क्या कुछ कहना और सोचना है उनका, देखिए। पुराने दौर में भी वैलेंटाइंस डे को बहुत ही शिद्दत से लोग इसका इंतजार किया करते थे, लेकिन क्या बदलते दौर के साथ वैलेंटाइंस डे भी बदला है? ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स है जो चंडीगढ़ में मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि अगर हम पुराने दौर की बात करें तो पुराने दौर में जब किसी को प्यार का इजहार करना होता था तो वैलेंटाइंस डे सबसे अहम दिन होता था। इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जाता था। क्या अभी भी ऐसा ही है कि वैलेंटाइंस डे का लोग इंतजार करते हैं और उस दिन अपने प्यार का इजहार करते हैं? 60% हो गए, बट 40% हो गए। 60% तो मतलब पहले इनका चल रहा होता है। मोस्टली जो यंगस्टर्स है रिलेशनशिप में है या सोशल लाइफ है तो सबको मैचेस मिल जाते हैं टिंडर, बम्बल, इन सब पे। नहीं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या आज के दौर में ये जो सोशल मीडिया साइट्स है, डेटिंग एप्स है, क्या इनका ट्रेंड बढ़ा है? बहुत ज्यादा, 90% तो इसी में मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या लोग आजकल डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए? हाँ जी, आजकल के टाइम में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं डेटिंग ऐप को। बट मतलब जैसा कि इन्होंने कहा कि मतलब कोई कोई होता है जो यूज भी नहीं कर रहे होते, बट काफी लोग कर रहे हैं आजकल के टाइम में। हाँ जी। आई थिंक आजकल तो हर लोग ही डेटिंग एप्स का यूज करते हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो पार्टनर्स को बनना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रेस्क्यू की तरह यूज करते हैं लोग कि कुछ हो नहीं रहा ना, तो आजकल ट्रेंड है कि हर किसी को रिलेशनशिप में आना ही आना है, कि ये जरूरी चीज है हमारी लाइफ की, कि होगा ही होगा, चाहे हमें फीलिंग्स नहीं भी आ रही होंगी तो भी हम रिलेशनशिप में आएंगे। बात आपने बोली है, रिलेशनशिप में आना ही आना है चाहे फीलिंग ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि ये एक ट्रेंड है, ये एक रेस्क्यू है, ये एक एस्केप है जो लोग ढूंढते हैं, दूसरे इंसान में खोजने की कोशिश करते हैं। ये एक एस्केप है बेसिकली। यानी नई जनरेशन है वो प्यार नहीं ढूंढ रही है, वो कहीं ना कहीं है एक रिलेशन ढूंढ रही है दिखाने के लिए। हाँ, एक तरह से दिखावटी है। सोसाइटी अपनी ऐसी हो चुकी है कि मतलब ये कि पुराने तो लॉयल्टी वगैरह होता ही था, पर इस टाइम तो ये है कि बस इतना कुछ है नहीं। अच्छा, नहीं, पर क्या ये जो इस तरह के डेटिंग एप्स के जरिए किसी रिलेशन में आया जाता है तो लॉयल्टी वगैरह रहती है? क्या वो रिलेशन चलता है? मैक्सिमम 30-40% शायद चल जाए, बाकी तो मेरे को लगता नहीं चलता। अच्छा, नहीं चलता है। इमोशनली वो लोग डिच होते हैं जो बहुत वल्नरेबल होते हैं, जिनके अंदर एक इमोशनल वैक्यूम आ जाता है, जिनको ऐसा लगने लग जाता है कि अगर ये डेटिंग ऐप शायद उनके लिए सिर्फ अब एक जरिया है, क्योंकि वो किसी ना किसी की तलाश कर रहे हैं जो आदमी उनको रिकग्नाइज करे, उनको अप्रिशिएट करे। ऐसे लोगों का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत लो होता है और ये लोग नॉर्मली इंट्रोवर्ट भी होते हैं, सोशल नहीं होते हैं। तो ये ऐसे सोचते हैं कि अगर हम डेटिंग साइट में किसी अनजान आदमी से मिलेंगे, अपने दिल की बात करेंगे, मन की बात करेंगे या कन्फाइड करेंगे,
तो शायद ये ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। डेटिंग ऐप पे पार्टनर ढूंढना बहुत अच्छा आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि आपको किसी की भी फुल ऑन क्रेडिबिलिटी का नहीं पता चल सकता। लोग अक्सर आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस, आउट ऑफ ये सोचते हुए डेस्परेशन, ये सोचते हुए कि ऑनलाइन क्योंकि एक हर्ड मेंटालिटी बन जाती है, एक दूसरे को देखा देखी गप्पे जो आदमी सुनता है, एक दूसरे की कहानियां, एक दूसरे की नहीं किसी तीसरे व्यक्ति की जब कहानियां सुनता है तो उसको ऐसा लगता है नहीं वाकई में लोगों को डेटिंग साइट पे लोग मिल रहे हैं तो हमें भी मिल जाएंगे, टेस्टिमोनियल्स देखते हैं। पर ये जो डेटिंग साइट्स हैं इनको आप जितना अवॉइड कर सके, इनको बिल्कुल अपना सुपर लास्ट ऑप्शन रखें उतना बढ़िया है। जब हम ये काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें पछताना भी पड़ सकता है। 7 जुलाई को रिलीज हो रही आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल 2, इसके साथ ही बॉलीवुड की कई और खबरों के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान हो गया। फिल्म 7 जुलाई को पर्दे पर आ रही है। रिलीज की घोषणा एक मजेदार वीडियो के साथ की गई। – 2018 में रिलीज साहब बीवी और गैंगस्टर 3 के बाद फिल्म इत्तर में अभिनेता दीपक तिजोरी दिखाई देंगे। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। उनके साथ फिल्म में ऋतुपर्णा सेन गुप्ता हैं। इत्तर एक लव स्टोरी है जिसका निर्देशन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता वीना बख्शी ने किया। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी दमदार कमाई कर रही है। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान दुनिया भर में 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। साथ ही पठान घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। तेरह फरवरी को साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु पलानी मुरुगन मंदिर के दर्शन करने पहुंची। उनकी शाकुंतलम फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज हो गई, लेकिन इससे पहले की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो हर सीढ़ी पर कपूर जलाते दिख रही हैं। मुंबई में ZEE5 ने नई सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का ऐलान किया। इस मौके पर सीरीज से जुड़े एक्टर धर्मेंद्र और दूसरे कलाकार शामिल रहे। वेब सीरीज में अनुभवी एक्टर नसीरुद्दीन शाह अकबर का किरदार अदा कर रहे हैं। वेब सीरीज में पीरियड ड्रामा को मुगल साम्राज्य के पवित्र कक्षों में खेले जाने वाले आंतरिक कामकाज और उत्तराधिकार के नाटक के बारे में बताया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए रेस वॉक में प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप ने किया है क्वालिफाई। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने एक पॉडकास्ट कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए। सचिन तेंदुलकर को लेकर उन्होंने कहा कि उनके करियर में एक समय ऐसा चल रहा था जब वो साल 2007 विश्व कप के बाद संन्यास लेने के बारे में सोचने लगे। हालांकि वो जल्द ही इस सोच से उबरने में कामयाब रहे। टेनिस स्टार सुमित नागल को सिंगल मेन ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। 20 फरवरी को ATP चैलेंजर्स इवेंट बेंगलुरु ओपन से पहले दरअसल 25 साल के सुमित पहले वाइल्ड कार्ड पाने वाले खिलाड़ी हैं। ये इवेंट बेंगलुरु के KSLTA स्टेडियम में कर्नाटका स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन आयोजित करेगा। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप ने पेरिस ओलंपिक 2024 और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए क्वालिफाई किया। प्रियंका मोराबादी वॉक इवेंट की 20 किलोमीटर स्पर्धा में निर्धारित 1 घंटा 29 मिनट 20 सेकंड के क्वालिफाइंग मानक को पार करने के लिए 1 घंटा 28 मिनट 50 सेकंड के साथ टॉप पर रही। वहीं पुरुषों की भी इसी स्पर्धा में आकाशदीप ने 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड का समय लिया। मंगलवार को जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में जेमिमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष क्रमशः 11वें और 36वें स्थान पर पहुंची। दोनों को यह कामयाबी पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद मिली। रोड्रिग्स नाबाद 52 रन बनाकर 13वें से 11वें स्थान पर आई, तो वहीं घोष 31 रन की नाबाद पारी के बाद 42वें से 36वें स्थान पर पहुंची।